हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम एरर एनालिसिस के लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं। देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था एरर एनालिसिस, और उसमें लास्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म करते ही हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहुंच जाएंगे, जिसमें हम पीएमएमसी और एमआई मूविंग आयन और फिर हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक एमीटर, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर उन सब को डिस्कस करने से पहले हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो वक्त के साथ कांस्टेंट होती है, और उसको हम यूज करते हैं दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए। जैसे कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या सीखेंगे। पहला चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे आगे भी, तो एक्यूरेसी है क्या वो यहां सीखेंगे। प्रिसिशन क्या है वो भी अभी सीखेंगे हम। रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ये सब चीज हमें पहले से पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स को डील करने से पहले। तो वो सारी चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के, राइट। तो देखिए, ये जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वक्त के साथ वेरी नहीं करते। स्टैटिक मींस टाइम के साथ कांस्टेंट रहने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब वैसे ही डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, पर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम पूरा फोकस करेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। दूसरा चीज ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, कि एक्यूरेसी कैसा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके सिलेबस में भी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस। पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसमें हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और सारे एक एक पॉइंट को डील करते जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल होगा, इसके थ्योरी को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से हमको देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैं लिखूंगा यहां पे फर्स्ट पॉइंट, एक्यूरेसी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्यूरेसी है क्या। तो देखो, एक्यूरेसी अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने फर्स्ट क्लास में जब हम लिमिटिंग एरर का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम थ्योरेटिकली अपने कॉन्सेप्ट से पेन पेपर से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं, वो होती है ट्रू वैल्यू। मतलब किसी भी क्वांटिटी की एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू, राइट, वो होती है ट्रू वैल्यू। नाउ मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे हमको, मतलब अगर हम उस वैल्यू, उस क्वांटिटी को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू आती है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता था, राइट। अब देखो, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हमको क्या देता था, एब्सोल्यूट एरर देता था। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीख लिया था। अब सपोज करो कि ये जो ट्रू वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई मेरी 10 एम्पियर। मतलब कि अगर मैं 10 एम्पियर का करंट को मेजर कर रहा हूं, 10 एम्पियर का ट्रू वैल्यू मुझे पता है करंट का है। मेजर्ड वैल्यू अब मैं मेजर करूंगा किसी इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कि एमीटर से अगर मैं मेजर किया और आपकी वैल्यू आ गई एक मेजर्ड वैल्यू 1, मतलब कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो क्या वैल्यू आई, 9.8 एम्पियर। ठीक है, दूसरे एमीटर से मेजर किया, दूसरा एमीटर उठा के फिर से इस 10 एम्पियर को मेजर कर रहा हूं, तो ये कितना आ रहा है, 12.5 एम्पियर। ठीक है, इस 10 एम्पियर को मेजर करने के लिए 12.5 एम्पियर आ रहा है। नेक्स्ट, तीसरा एमीटर को अगर मैं यूज किया और यहां पे मेरा आया 8.5 एम्पियर। ठीक है, चौथा एमीटर को यूज किया तो मेरा आया अगेन 9.9 एम्पियर, राइट। तो ये 4 एमीटर्स को मैं यूज किया एक ही करंट को मेजर करने के लिए, जिसकी ट्रू वैल्यू हमें पता है 10 एम्पियर, और ये 4 अलग अलग रीडिंग्स आई हमारे पास। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। नाउ ये देखो, यहां पे 10 एम्पियर है, सबसे क्लोज कौन सी मेजर्ड वैल्यू है, यहां पे सबसे क्लोज मेजर्ड वैल्यू मुझे दिख रही है ये। ठीक है, 9.9 एम्पियर। उसके बाद कौन सी क्लोज है, 9.9 एम्पियर, 9.8 एम्पियर, और 8.5 के बीच का यहां पे एरर कितना आ रहा है, 1.5 का एरर आ रहा है, यहां पे 2.5 का एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि मेजर्ड वैल्यू ना हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग आएगी सेम ट्रू वैल्यू के लिए। तो अब क्या होगा, जो मेजर्ड वैल्यू, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का मेजर्ड वैल्यू आपका क्लोज होगा ट्रू वैल्यू से, वो कम एरर प्रोड्यूस करेगा, और कम एरर प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब कि क्या, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, राइट। तो यहां पे मैं देख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, हमारा मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है,
मोस्ट एक्यूरेट हो गया। तो ट्रू एक्यूरेसी आखिर है क्या? एक्यूरेसी कुछ नहीं बल्कि वो चीज है कि कितना करीब है आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से। जितना करीब होगा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से उतना ही आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा, राइट। तो एक्यूरेसी का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ degree of closeness it is the measurement of degree of closeness with which measured value approaches the true value of the measuring quantity। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं आपके लिए कि एग्जांपल सपोज करो यही वाला एग्जांपल लिख देता हूं कि अगर किसी करंट का ट्रू वैल्यू आपको पता है 10 एम्पियर, तो यहां पे अगर एक मेजर्ड वैल्यू आपकी आ रही है एक एमीटर से, आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, सपोज करो 9.95 एम्पियर आ गई, और दूसरे एमीटर से आपकी रीडिंग आ गई 8.5 एम्पियर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एमीटर वन इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू से करीब है इन केस ऑफ मीटर 1, राइट। ये हो गया। अब आप यहां पे एक और चीज देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है एरर से भी, है ना, क्योंकि जहां पे मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से करीब होगी वहीं पे तो हमारा एरर भी कम होते जाएगा ना, डिफरेंस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को कम होते जाएगा तो एरर भी कम होते जाएगा। तो जो एमीटर या जो मीटर भी हमारा कम एरर देगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा, राइट। तो यहां पे मैं एक और लिख सकता हूं रिलेशन इन लोग का, परसेंटेज एक्यूरेसी इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है, राइट। मतलब कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन हो कि आपका लिमिटिंग एरर परसेंटेज इतना है, मतलब सपोज करो 2% है, 2% है, तो अगर आपसे पूछा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना प्रतिशत एक्यूरेट है, तो आपको क्या लिखना है, 100 माइनस 2%, मतलब क्या 98% एक्यूरेसी आपको उस इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगी। 98% एक्यूरेसी मतलब कि उतना ज्यादा करीब होगा, 98% टाइम्स आपका मेजर्ड वैल्यू करीब होगा ट्रू वैल्यू से, राइट। तो एक्यूरेसी का ये मीनिंग समझ में आ गया हमको। अभी तक एक्यूरेसी क्लियर हो गया होगा, पर जैसे ही मैं प्रिसीजन के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ने के बाद ही उन लोगों को डाउट आता है कुछ टाइम बाद कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस था, तो उसके लिए भी मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं, राइट। प्रिसीजन, ये हो गया प्रिसीजन। तो अब ये प्रिसीजन क्या चीज है, राइट। ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है अभी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। पहला था एक्यूरेसी, अब हम समझ रहे हैं कि प्रिसीजन क्या चीज है। तो यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो फिर से ट्रू वैल्यू होगा किसी भी करंट का 10 एम्पियर है। अब उस 10 एम्पियर के करंट को मैं एक एमीटर से मेजर किया, तो मीटर 1 यहां पे लिखता हूं, मीटर 1 यहां पे लिखा मैं। और जब मैं इस 10 एम्पियर को मेजर किया, चलो 3 बार मेजर कर रहा हूं, तो एक ही मीटर को यूज करके मैं इस 10 एम्पियर के करंट को 3 बार मेजर कर रहा हूं। तो एक बार जब मेजर किया तो मेरा आया 9.8 एम्पियर, ठीक है, 9.8 एम्पियर। दूसरा आया 9.9 एम्पियर, ठीक है। तीसरा आया 9.75 एम्पियर। अब अगर मैं मीटर 2 यूज कर रहा हूं,
तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं दूसरा मीटर यूज किया, इससे भी मैं इसी 10 एम्पियर के करंट को 3 बार मेजर किया, तो क्या क्या रीडिंग्स आई मेरे पास? 13.2 एम्पियर, 13.3 एम्पियर और 13.1 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। मीटर 3 भी यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये अगर मैं देख रहा हूं यहां पे आपका सपोज करो, राइट, ये हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूं 13 आपका 2 एम्पियर, फिर 9.8 एम्पियर और आपका ये हो गया 13.6 एम्पियर, और इसको जो चेंज कर देते हैं हम 13.2 की जगह इसको कर देता हूं 11.6 एम्पियर। ये ठीक है, तो ये 3 मीटर का एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं, तीनों से 3-3 बार मेजर किया मैं। अब देखो यहां पे ट्रू वैल्यू के करीब है, क्योंकि एक्यूरेसी हमको समझ में आ गया है, तो हम क्या एक्यूरेसी बता सकते हैं कि मीटर्स का? जी हाँ, ये देखो पहला इंस्ट्रूमेंट को मेजर किया, मीटर को जब मैं लिया तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि 10 एम्पियर के करीब करीब सब वैल्यूज आ रही हैं, 9.8, 9.9, कभी 9.7 दिया, एक ही मीटर दे रहा है बार बार। तो ये मैं बोल सकता हूं कि जो मीटर 1 जो है ना, ये मीटर 1 क्या है? एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। राइट, और देखो यहां पे देखो 13.2, 13.3, 13.1, 10 एम्पियर का करंट में 13 की वैल्यू आ रही है, मतलब कि एरर तो बहुत ज्यादा है यहां पे। तो यहां पे मेरे को देख रहा हूं मैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच गैप ज्यादा है, मतलब कि एरर ज्यादा है। तो यहां पे मेजर्ड वैल्यू दूर है ट्रू वैल्यू से, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गया। अब इन दोनों मीटर की अगर एक और चीज में सिमिलैरिटी देखूं इन दोनों मीटर को, तो देखो 9.8, 9.9, 9.75, ये तीनों वैल्यूज एकदम करीब करीब आए हैं, मतलब कि ये तीनों वैल्यूज एकदम पास पास हैं एक ही मीटर की। तो यही चीज जो है ना, जब आपका मेजर्ड वैल्यू सेम सेम आए या फिर लगभग सेम हो, तो वो क्या होगा? आपका प्रिसीशन को डिनोट करेगा, वो आपका प्रिसीशन को डिनोट करेगा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। पर अगर आपका मेजर्ड वैल्यू सिर्फ सेम सेम आ रहा है, मतलब कि सारे रीडिंग्स आपके सेम आ रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू के सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लगभग पास पास वैल्यूज आ रही हैं, तो उस केस में आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, उस केस में आपका मोर प्रिसाइज होगा। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि मीटर 1 जो है ना, उसमें सारी वैल्यूज पास पास आ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एंड प्रिसाइज। यहां पे समझ गए? एक्यूरेसी क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्लोजनेस को बता रहा है एक्यूरेसी, और प्रिसीशन किसको बता रहा है? मेजर्ड वैल्यू के बीच के क्लोजनेस को बता रहा है प्रिसीशन। तो अब देखो सेकंड मीटर अगर मैं देख रहा हूं, तो यहां पे आपका 13.2, 13.3, 13.1, यहां पे आपका एक्यूरेसी जो है वो लो है, क्योंकि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का क्लोजनेस ज्यादा है। पर जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं, उन मेजर्ड वैल्यूज के बीच में जो क्लोजनेस है वो काफी कम है। इसका मतलब कि क्या? ये मीटर 2 क्या होगा? प्रिसाइज होगा, ये मीटर 2 भी प्रिसाइज होगा, राइट। और अब अगर इसको आप देखोगे, इसको ये मीटर 3, तो यहां पे देखो 11.6, 13.6, 9.8, एकदम अलग अलग रीडिंग्स आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि मीटर 3 कभी 11.6 दिया, कभी 9.8 दिया, कभी 13.6 दिया, एक ही करंट को मेजर करने के लिए अलग अलग रीडिंग दे रहा है। तो यहां पे जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो दूर दूर है, उनके बीच क्लोजनेस नहीं है, तो ये क्या है? नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज नहीं है। पर इन दोनों एग्जांपल को, ये जो मीटर 1 और मीटर 2 को देखकर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगा? क्या वो एक्यूरेट भी होगा? ये गारंटी कर रहा है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि यार ये देखो मीटर 1 जो है ना, वो एकदम आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ये समझ के लोगे क्या कि हाँ ये एक्यूरेट भी होगा? नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पे कि मीटर 1 और मीटर 2 दोनों के दोनों प्रिसाइज है, दोनों के दोनों प्रिसाइज हैं, दोनों के में मेजर्ड वैल्यूज करीब करीब हैं, पर
मीटर 1 एक्यूरेट भी है और मीटर 2 एक्यूरेट नहीं है, तो प्रिसीजन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी। प्रिसीजन हमको हर इंस्ट्रूमेंट में अपने प्रिसीजन चाहिए रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि प्रिसीजन है तो उसका मतलब एक्यूरेसी भी होगा, इसका मतलब ये नहीं है, राइट। तो प्रिसीजन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी, ये चीज हमको इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। और नॉट प्रिसाइज मतलब ये क्या, मेजर्ड वैल्यूज दूर दूर है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ये एग्जांपल को डेफिनेशन में अगर कन्वर्ट करूं और फिर लिखूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखता हूं। प्रिसीजन यहां पे लिखते हैं हम, इट इज द मेजरमेंट ऑफ degree of closeness of measured values, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यूज के बीच का गैप को जो क्लोजनेस मैटर करेगा वो क्या बताएगा, हमारा प्रिसीजन बताएगा। एक और डेफिनेशन लिखता हूं मैं, इट इज द मेजरमेंट बाय विच सेम रीडिंग is produced again and is produced similar readings लिख देता हूँ सेम की जगह, similar readings are produced again and again for same input, ठीक है। तो किसी भी इनपुट वैल्यू के ऊपर जो सेम इनपुट है उसके लिए अगर बार बार सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं तो वो क्या होगा, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। एक और की पॉइंट यहां पे मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, प्रिसीजन इज necessary कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमको प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, बट यहां पे प्रिसीजन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी, ठीक है। तो पर अगर हमको ये बोल दिया जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूरेट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्यूरेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना भी हो। तो प्रिसीजन डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन रहता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेट और नॉट, तो कई बार आपसे एकदम डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसी स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रिवाइंड करूं तो एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस मेजर करता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, जितना मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब होगा उतना एक्यूरेट होगा आपका इंस्ट्रूमेंट। अगर मेजर्ड वैल्यूज एक ही क्वांटिटी को अगर हम बार बार मेजर कर रहे हैं एक ही मीटर्स यूज करके, तो अगर मेजर्ड वैल्यूज करीब आ रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, अगर मेजर्ड वैल्यूज दूर दूर आ रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं होगा, राइट। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक डार्ट का एग्जांपल लेता हूं, राइट। डार्ट जो हम तीर करते थे, कभी अगर आपको याद होगा गेम्स खेले होंगे हम, तो उसमें हम क्या करते थे, ऐसा करके जो गोला बनाते थे, ठीक है। तो इसमें हम जब निशाना मारते थे तो इसमें इसके थ्रू मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक बार डिफरेंस समझाता हूं। तो मैं अब क्या करता हूं, बोर्ड वाइप करता हूं और उस फिगर को एक बार पूरा बनाता हूं। तो ये मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं, तो आइए समझते हैं। देखो इस फिगर से ना मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो आपको याद होगा कि हम कुछ ऐसे गेम्स खेलते थे जिसमें डार्ट्स होते थे, उस डार्ट्स से हम निशाना मारते थे, ठीक है। इधर निशाना मारते थे, कभी इधर जाके लगता था, कभी इधर जाके लगता था। तो आपको एक बोर्ड टाइप का गिवन रहता था और बोर्ड के अंदर अलग अलग कलर होते थे, और जो भी इधर बीच में निशाना करता था
उसको हम बोलते थे कि आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे सपोज करो इधर आप निशाना करते हो तो इधर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, इधर आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर जो इधर सेंटर में निशाना कर दिया उसको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके अगर हम समझे, ठीक है, 10 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स। अब अगर मैं निशाना करने लग जाऊं और हर को अगर हमको 6 शॉट्स मिले, 6 बार निशाना करने का मौका मिले, तो हम अगर थ्रो करते हैं तो पहला पर्सन यहाँ पे थ्रो किया, पहला पर्सन थ्रो किया तो देखा गया कि एक बार निशाना यहां गया, एक बार यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, राइट। तो अब इस केस में क्या हो रहा है पता है कि सारे निशाने उसके देखो सेंटर से तो दूर है, मतलब कि मेन पॉइंट से तो दूर है यहाँ पे, ठीक है, जो मेन सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट है उससे दूर दूर है, और सब एक दूसरे से भी दूर है, सारे निशाने अपने एक दूसरे से भी दूर है और सेंटर से भी दूर है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं पुअर एक्यूरेसी, यहां पे इस पर्सन का एक्यूरेसी पुअर है, और एक्यूरेसी पुअर है एंड पुअर प्रिसीशन, ठीक है, प्रिसीशन भी सही नहीं है, राइट। और अगर मान लो सेकंड पर्सन ने थ्रो किया, बार बार उसका निशाना इसी पोर्शन में आके लगा, मतलब कि एक बार देखो यहां पे कभी इधर आ गया 30 पॉइंट्स, कभी 10 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, ज्यादातर 10 पॉइंट्स के अंदर आया। तो ऐसे केस में वो मेन जो पॉइंट था जहां पे 50 पॉइंट्स मिले थे उससे तो दूर रहा, पर उसके सारे वैध निशाने एक पास में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं ये जो इंसान है इसका एक्यूरेसी पुअर है, ठीक है, पुअर एक्यूरेसी है बट गुड प्रिसीशन, प्रिसीशन सही है, ठीक है, प्रिसीशन सही है। वैसे ही अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि सारे निशाने जो पड़े हमारे वो हमारे मेन पॉइंट के पास पास है, मतलब कि 50 पॉइंट्स के पास पास है, एक निशाना तो जाके 50 पॉइंट्स पे भी पड़ गया, राइट, और सब पास पास है, पर वो एक दूसरे से दूर दूर है, कभी इधर पड़ा, कभी इधर पड़ा, कभी इधर पड़ा, इधर पड़ा। तो अगर मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे गुड प्रिसीशन, सॉरी गुड एक्यूरेसी, यहां पे जो निशाना पड़ा वो एक्यूरेट है, ठीक है, वो एक्यूरेट निशाना पड़ रहा है, बट प्रिसीशन पुअर है, ठीक है। तो पुअर प्रिसीशन, यहां पे प्रिसीशन जो है वो पुअर है उस इंसान की, क्योंकि हर निशाना एक ही जगह पे नहीं पड़ रहा है। पर यहां पे एक चौथा पर्सन है जो सारे निशाने आपका मेन 50 पॉइंट्स में स्कोर कर रहा है और सारे के सारे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, मेन सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स उसको 50 पॉइंट्स दे रहे हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीशन, यहां पे प्रिसीशन भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छा है, राइट, क्योंकि सब कोई आपके मेन पॉइंट्स के पड़े हैं और सब कोई एक ही साथ है, राइट। तो ये देखो, ये जो एग्जांपल आपको मैं दिया, यही एग्जांपल आप इंस्ट्रूमेंट्स के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअस डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे रहा है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे रहा है, तो उस केस में आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पुअर एक्यूरेसी डिनोट करेगा और पुअर प्रिसीशन डिनोट करेगा। एकदम डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है और वो सारी वैल्यूज आपके ट्रू वैल्यू से दूर दूर है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट पुअर एक्यूरेसी शो कर रहा है और पुअर प्रिसीशन शो कर रहा है। पर अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू से तो दूर है, सारे रीडिंग्स जो दे रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट वो ट्रू वैल्यू से दूर है, जैसे 10 एम्पियर में 13.1, 13.2, 13.3 ऐसे रीडिंग शो कर रहा है, तो उस केस में आपका एक्यूरेसी पुअर है बट उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीशन अच्छा है। और अगर मान लो अगर उसका सारा रीडिंग्स पास पास है, जैसे कि 9.9 है, कभी 11.1 है, कभी 10.5 है, कभी 9.5 है, तो लगभग पास है 10 एम्पियर के, पर आपस में दूर दूर है, तो उस केस में उसका एक्यूरेसी तो अच्छा है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के पास है रीडिंग्स, पर सारे रीडिंग्स एक दूसरे से दूर हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं उसका प्रिसीशन पुअर है। और अगर वो सारी रीडिंग्स एकदम पास पास है 9.99, 9.95 या फिर 10.1, 10.2, ये सब एकदम रीडिंग्स पास पास हैं 10 के, और एक वैल्यू तो 10 भी आ गई, तो उस केस में एक्यूरेसी भी अच्छा है और प्रिसीशन भी अच्छा है। तो ये एग्जांपल भी आपका एक्यूरेसी और प्रिसीशन को शो करता है। तो आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन में कभी भी डाउट नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका जो एक्यूरेसी होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लो, वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, ये हमारा मोस्ट प्रिफर्ड कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा,
हमारा एक्यूरेसी होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होना चाहिए, मतलब कि वो अगर एक्यूरेट है तो हर बार एक्यूरेट देना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि एक बार एक्यूरेट देके वो बार बार फिर दूसरा रीडिंग देने लग गया, तो बार बार एक्यूरेट दे तब जाके वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होगा। तो सेकेंड प्रिफर्ड क्वांटिटी क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, प्रिसिशन होगा। और प्रिसिशन क्या है, हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक है जो नेसेसरी तो है पर एक्यूरेसी को गारंटी नहीं करता है, राइट। तो अगर ये दोनों चीज को समझ चुके होगे आप, तो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो यहां पे मैंने रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एग्जांपल दिया है। यहां पे रिपीटेबिलिटी मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन विच इनपुट क्वांटिटी इज मेजर्ड अगेन एंड अगेन फॉर अ गिवन सेट ऑफ रीडिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ रीडिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर केप्ट सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या है कि आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है सेम होना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल एरर जो था वो सिस्टमैटिक एरर वो कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। तो सारे रीडिंग लेते समय हमारा इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। अब जब हम रीडिंग्स ले रहे हैं, कैसे रीडिंग ले रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी का इन विच इनपुट क्वांटिटी इज मेजर्ड अगेन अगेन, एक क्वांटिटी को हम बार बार मेजर कर रहे हैं फॉर अगेन एंड अगेन गिवन सेट ऑफ रीडिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अब एक क्वांटिटी को बार बार मेजर किया और वो अगर बार बार सेम आ रही है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी आपके सेम है, तो मैं बोलूंगा कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रॉपर्टी है, रिपीटेबिलिटी प्रॉपर्टी है, जो कि बिल्कुल प्रिसीजन के एक्यूरेट बैठता है, मतलब प्रिसीजन के करीब करीब सेम डेफिनेशन बैठता है, राइट। तो उस चीज को भी मैं लिंक करूंगा, पर पहले हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में जानते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन विच अ गिवन वैल्यू इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इन्वायरमेंटल कंडीशन मे नॉट बी सेम। यहां पे आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं होंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो रिपीटेबिलिटी में भी क्या हो रहा था, एक इंस्ट्रूमेंट को एक क्वांटिटी को लिए उसको बार बार मेजर कर रहे हैं, बार बार अगर सेम रीडिंग आ रही है तो अच्छी बात है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम थे रिपीटेबिलिटी में, पर अब क्या करेंगे, उसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल कंडीशन अब चेंज हो रहे हैं। कभी आप हॉरिजॉन्टल कर दिए इंस्ट्रूमेंट को, कभी आप वर्टिकल कर दे रहे हो, कभी आप कुछ टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो, तो हर एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो कुछ टाइम तक के लिए, पर इन्वायरमेंटल कंडीशन को अब आप वेरी कर रहे हो। पर फिर भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को वेरी करने के बाद भी अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, सेम आ रही है बार बार, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के क्या प्रॉपर्टी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी है। अब अगर उस इंस्ट्रूमेंट में रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी होगा। तो ओवर इन ऑल अगर मैं ये बोलूं कि प्रिसीजन इज ऑल्सो द मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो प्रिसाइज होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, तो आपको खुद समझना है कि वो रिपीटेबिलिटी प्रॉपर्टी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब वो बार बार सेम रीडिंग्स को देगा फॉर सेम इनपुट क्वांटिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहे सेम हो या चाहे ना हो, राइट। तो वो प्रिसीजन आपका बताएगा। तो यहां पे मैं एक और चीज लिख सकता हूं, प्रिसीजन इज द मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज होगा तो वो रिपीटेबिलिटी प्रॉपर्टी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी शो करेगा। यहां पे लिखते हैं हम प्रिसीजन is also the measure of repeatability and reproducibility. Of an इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रिपीटेबिलिटी प्रॉपर्टी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो बताएगा हमारा प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक और पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, प्रिसीजन ऑल्सो डिपेंड्स
ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज more the significant figures, more the significant figures, more is the precision. More is the precision. राइट, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है अब ये समझते हैं। देखो सिग्निफिकेंट, प्रिसिशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को तो बता ही रहा है, पर प्रिसिशन जो है वो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या भाई, ये बोल रहा है कि जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ज्यादा प्रिसिशन भी होगा। पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे देखूं 32.56, यहां पे मैं बोलूंगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखा जाए 2.5 तो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो यूजफुल डाटा को रखेंगे वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिनोट करता है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स ना आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए आप इसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। मैं आपको एकदम ऑलमोस्ट 50% नॉलेज दे दिया हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका, ये देखो जितने भी डिजिट्स जिनके यूजफुल मीनिंग होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और वैसे ही अगर मान लो डिजिट ये डेसिमल के आसपास 0 होगा तो उस केस में आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा ये आपको सर्च करके आना है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मान लो कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का होगा। तो ये सब चीज आपको पता करके लाना है, राइट। थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, उसको आप यहां पे कॉलम में लिखेंगे डेफिनेशन में ब्रैकेट करके कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ 0। अगर 0 आपके आसपास है या आगे पीछे है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या फर्क पड़ता है। और अगर डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं ऐड करता हूं तो हमारा रिजल्टेंट क्वांटिटी का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, वो चीज आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क का पार्ट होगा, राइट। क्योंकि अब मैं चलने वाला हूं सेंसिटिविटी के ऊपर। तो सेंसिटिविटी के ऊपर मैं यहां पे डील करूं, वैसे इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मैं एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आपको, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन वाला न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो आप कोशिश कीजिएगा कि तब तक के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया रख लेंगे, राइट। तो अब मैं कौन सा पॉइंट है ये, 3rd, 4th, 5th, ये हमारा आ गया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज नथिंग बट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो इट इज पर यूनिट सेंसिटिविटी इज पर यूनिट चेंज इन आउटपुट टू पर यूनिट चेंज इन इनपुट। मतलब कि क्या, ये इसको आप रेशियो बोल सकते हो। अगर मैं सेंसिटिविटी को एस से डिनोट कर रहा हूं तो इस सेंसिटिविटी को आप रेशियो से डिनोट कर सकते हो, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। चेंज इन इनपुट। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मान लो आपका करंट था 10 एम्पियर का, अब 10 एम्पियर आपने मेजर कर, आप ट्रू वैल्यू आपको पता है 10 एम्पियर है,
मेजर्ड वैल्यू आपने कुछ लिया तो आपका मेजर्ड वैल्यू आया 9.8 एम्पियर, ठीक है, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू पता चल गया। अब अगर आप करंट को थोड़ा सा बढ़ा दो, करंट को थोड़ा सा बढ़ा दो मतलब कि उसको आप 15 एम्पियर कर दो, तो 15 एम्पियर करने से अगर आपका आउटपुट में भी सेम चेंजेस मिलता है या ऑलमोस्ट सिमिलर चेंजेस देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि जैसे ही मैं इनपुट को चेंज कर रहा हूं वैसे ही आउटपुट भी चेंज हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव नहीं होगा तो क्या करेगा, अगर आप इनपुट को बढ़ा भी दोगे तो जितना चेंज इनपुट में हुआ है उतना चेंज वो आउटपुट में नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो उतना चेंज आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका सेंसिटिव नहीं होगा। तो अगर हाई सेंसिटिव आउटपुट, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जरूरत होता है, तो हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कि क्या, उसमें आपका थोड़ा सा भी इनपुट को चेंज किए तो तुरंत वो देख लेगा कि हाँ आउटपुट भी वैसे ही उसके हिसाब से चेंज होगा। कम करोगे इनपुट को, आउटपुट कम होगा, इनपुट को बढ़ाओगे, आउटपुट भी बढ़ने लग जाएगा, मतलब पूरा साथ साथ चलेंगे, तब वो बोला जाएगा हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख सकता हूं, फॉर मिनिमाइजिंग लोडिंग इफेक्ट, for minimizing loading effect we use high sensitivity। ठीक है, और वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि सेंसिटिविटी इज ऑल्सो known as figure of merit और स्केल फैक्टर। इसको स्केल फैक्टर से भी डिनोट करते हैं। अब देखो सेंसिटिविटी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप देखे होंगे एक सेंसोडाइन का ऐड आता है बहुत, तो सेंसोडाइन के ऐड में क्या बोलते हैं कि अगर आप ठंडा या गर्म कुछ खा रहे हो तो अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी होगी तो आपको तुरंत आपका दांत कनकनाने लग जाएगा। तो वो मतलब कि क्या एग्जांपल है कि आपका कुछ भी फूड आप ठंडा या गर्म खा रहे हो तो आपके दांतों में सेंसेशन आ रहा है, ज्यादा सेंसिटिव है अगर आपका दांत तो वो आपका शो करेगा सेंसिटिविटी को, राइट। पर अगर जिन लोग का दांत आपको ठंडा गर्म कुछ भी खाते हैं पर उनको उतना फील नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो सेंसिटिविटी कम होगी, ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी दांतों की कम होगी क्योंकि उनका दांत स्ट्रांग होगा। पर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में अलग होता है, यहाँ पे हमको हाई सेंसिटिविटी वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है जिसमें हम तुरंत देख सके कि अगर वो थोड़ा सा भी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, इनपुट पे कोई वेरिएशंस आ रहे हैं तो वैसे ही हमको आउटपुट पे भी वेरिएशंस दिखने चाहिए, राइट। तो आप उसको भी सेंसिटिविटी से रिलेट कर सकते हो वो सेंसोडाइन के एग्जांपल को, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखा, फॉर मिनिमाइजिंग लोडिंग इफेक्ट वी यूज हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज फिगर ऑफ मेरिट और स्केल फैक्टर। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करो, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपसे सेंसिटिविटी ही पूछ रहा है। और सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट करोगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं लिखूंगा यहां पे सेंसिटिविटी के बारे में, यहां पे लिखते हैं सेंसिटिविटी डिसाइड्स द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी डिसाइड्स द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि अगर आपका स्केल, ये जो स्केल है मान लो ये, ठीक है, तो अगर ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आप देख रहे हो ये जो स्केल है ये आपका क्या है, लीनियर स्केल है, मतलब सबके बीच सेम डिविजन्स हैं, करेक्ट, सभी पॉइंट्स के बीच सेम डिवीजन है, तो ये आपका लीनियर स्केल है। दूसरा स्केल आप कैसे लिख सकते हो कि अगर मान लो कि आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, इस टाइप का। मतलब कि देखो यहां पे 1 2 3 पास है, 4 थोड़ा सा दूर हुआ, 5 थोड़ा सा दूर हुआ, 6 थोड़ा सा दूर हुआ, 7 थोड़ा सा दूर हुआ,
राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि शुरुआत के जो रीडिंग्स हैं वो क्रैम्ड है, मतलब कि पास है, और उसके बाद धीरे से वो सारी रीडिंग्स क्या हैं, वो मतलब कि इन सभी पॉइंट्स के बीच का गैपिंग सेम नहीं है, मतलब कि लीनियर नहीं है। तो डिविजन्स यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स है, ठीक है, गैपिंग डिफरेंट होने के कारण। तो ये हमारा लीनियर स्केल का एग्जांपल है, ये नॉन लीनियर स्केल का एग्जांपल है। और हमारा इंस्ट्रूमेंट का लीनियर स्केल होगा, ये नॉन लीनियर स्केल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा सेंसिटिविटी डिसाइड करेगा। तो जब हम पीएमएमसी पढ़ेंगे जब हम, तो हमको वहां पे लीनियर स्केल देखने को मिलेगा। अब वो लीनियर स्केल क्यों होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी लीनियर होगा, ठीक है। वो थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से। तो अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आई से है तो लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा स्केल भी जो होगा वो लीनियर ही होगा, मतलब सबके बीच गैप्स सेम होगा, डिवीजन सब पॉइंट्स के बीच सेम होगा। पर जैसे अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जब हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां पे थीटा जो है आपका आई स्क्वायर के ऊपर रिलेशन प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मतलब कि शुरुआत की वैल्यूज तो पास होंगी, पर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ते जाएंगे तो आपका डिविजन्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम आपको नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलेगा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आप समझ जाएंगे उस टाइम कि यहां पे लीनियर क्यों है, यहां पे नॉन लीनियर क्यों है, उनके सेंसिटिविटी के कारण, राइट। तो स्केल जो है यहां पे मैं लिखता हूं, सेंसिटिविटी आपका डिसाइड करेगा, सेंसिटिविटी आपका डिसाइड करेगा कि आपका स्केल लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब कि क्या, लीनियर मतलब कि आपका जो थीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पे थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। देखो थीटा है क्या भाई, थीटा यहां पे अगर देख सकते हो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंटर लूं, ये पॉइंटर आपका शुरुआत में जीरो पोजीशन में रहता है, ठीक है। सपोज करो आपका पॉइंटर ऐसे है जीरो पोजीशन में। अब अगर आप कुछ इनपुट पास करोगे तो इनपुट देने से आपका पॉइंटर यहां से कुछ एंगल मूव करेगा, ये देखो ऐसे करके मूव करेगा। तो यहां से अगर पॉइंटर आपका यहां तक आया तो ये कुछ एंगल बनाया ना भाई, ये देखो ये कुछ एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन, ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर वो डिफ्लेक्शन आई के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो करंट की पावर 1 है तो लीनियर रिलेशनशिप है। अगर वो करंट की पावर स्क्वायर है, क्यूब है, या कुछ और वैल्यूज है तो वहां पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो उस केस में हमारा करंट डिफ्लेक्शन अलग से डिपेंड करेगा। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर स्केल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे। ये इसको अगर मैं कर्व से दिखाऊं तो आउटपुट, इनपुट, यहां पे भी अगर कर्व बनाऊं मैं तो यहां पे देख सकता हूं मैं इनपुट, आउटपुट, ठीक है। तो ये यहां पे अगर देख रहे हो लीनियर रिलेशनशिप मतलब कि क्या, जैसे जैसे हम इनपुट को वैरी करेंगे सेम चेंजेस, क्योंकि चेंज इन इनपुट इज सेम एज चेंज इन आउटपुट, तो क्या होगा, सेंसिटिविटी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे S इज इक्वल टू 1 हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि ये सेंसिटिविटी अगर मैं देख रहा हूँ, इसका एग्जांपल लूं, थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो ये सेंसिटिविटी जो है वो आपको ग्रेटर देन 1 हो सकता है या तो लेस देन 1 भी हो सकता है। मतलब कि जितना चेंज मैं इनपुट पे कर रहा हूं उतना सेम चेंज मेरे को आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आपका सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है, राइट। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, सेंसिटिविटी आल्सो डिसाइड्स द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्केल इंस्ट्रूमेंट लीनियर होगा कि नॉन लीनियर, और ये थीटा क्या चीज है, थीटा हमारा डिफ्लेक्शन है, जो कि हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखूं मैं तो ये किसका लिख सकता हूं मैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, जो लीनियर स्केल होता है। और यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का मैं देख सकता हूँ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका वो नॉन लीनियर स्केल का होता है, क्योंकि वहां पे थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि चेंज इन इनपुट हो रहा है, वो चेंज इन आउटपुट के सेम है, पर मूविंग आयरन में जो चेंज इन इनपुट हो रहा है वो चेंज इन आउटपुट के सेम नहीं है, राइट। तो ये सेंसिटिविटी का मैंने बेसिक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेंसिटिविटी। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करता हूं, वो है रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं हम। तो ये सब का प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे क्योंकि ये डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा,
एग्जाम में कई बार पूछा गया सेंसिटिविटी क्या है, प्रिसीजन क्या है, ये सब चीज। और साथ ही में अगर आप ये सब चीज को समझ लेंगे तो आप जो अभी आगे हम इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे उसको भी आपको समझने में इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं ये टर्म्स को बार बार यूज करूंगा वहां पे। रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट change in input which can be measured। ठीक है, मतलब कि सपोज करो आपका कुछ वैल्यू आपने लिया, ठीक है, कुछ वैल्यू आप ट्रू वैल्यू था, कुछ मेजर्ड वैल्यू था। अब आपने इनपुट की वैल्यू को, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट की वैल्यू को एकदम माइन्यूटली थोड़ा सा घुमाया, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ाया या कम किया, और अगर वो डिविएशन ने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो है वो अगर आपका रीडिंग में शो कर रहा है, मतलब कि आउटपुट में शो कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? उस चीज को मैं मेजर कर पा रहा हूं। इसका मतलब कि क्या? अगर रिजोल्यूशन क्या चीज है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो जो सबसे कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, इनपुट की सबसे स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट चेंज इनपुट की अगर वो मेजर कर सकता है तो वो क्या होगा? उसका रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है 10 एम्पियर का, ये 10 एम्पियर का, अब देखो ये यहां पे कितनी रीडिंग दे सकता है आपको? 9.9 दे सकता है, 8.8 दे सकता है। पर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 10 एम्पियर का है, पर ये आपका 0.001 को भी एम्पियर के करंट को भी मेजर कर रहा है और 9.567 एम्पियर को भी मेजर कर ले रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 0.001 एम्पियर को भी अगर आप थोड़ा सा एकदम माइन्यूट करंट फ्लो करवाओगे 0.01 का, तो भी उसको अगर आप वो मेजर कर लेगा तो क्या होगा? इसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। तो इस केस में रिजोल्यूशन बेटर है। तो रिजोल्यूशन एक्चुअल में हुआ क्या कि जो अगर मिनिमम चेंज है इनपुट में, अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हो तो वो रिजोल्यूशन होगा, राइट। इसको आप सेंसिटिविटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेंसिटिविटी क्या है? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, रेशियो है वो। यहां पे क्या है? इनपुट की सबसे छोटी वैल्यू को अगर मैं मेजर कर लूं तो वो छोटी वैल्यू मेरी क्या होगी? रिजोल्यूशन होगी, राइट। ठीक है, अब यहां पे हो गया ये रिजोल्यूशन। अब मैं बात करता हूं आपका स्पैन और रेंज के बारे में। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? ये हो गया 6th पॉइंट ना, 6th, और ये 7th क्या होगा? स्पैन। तो ये जो स्पैन है ना, ये आपका सेम होगा। स्पैन हमने पिछले क्वांटिटी में भी देखा था, मतलब पिछले लेक्चर में भी देखा था कि स्पैन क्या था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में स्पैन था आपका, अगर आप देखोगे, मैक्सिमम रीडिंग, मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू था। तो वैसे ही स्पैन जो होगा आपका रीडिंग में भी सेम चीज होगा। मैक्सिमम वैल्यू जो दे रहा है वो माइनस मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। और 8 अगर मैं बोलूं तो यहां पे अगर मैं रेंज, तो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपने देखा था फुल स्केल रेंज या फिर फुल स्केल वैल्यू। और ये रेंज होता क्या है? रेंज मतलब कि मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट और मैक्सिमम वैल्यू कितना मेजर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। तो यहीं पे मैं लिख सकता हूं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या होता है? वो होता है मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उससे लेकर मैक्सिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है, जिसको हम फुल स्केल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, फुल स्केल वैल्यू ये, ठीक है। 8 और 7th और 8th पॉइंट हो गया। अब मैं बात करूंगा 9th पॉइंट, ये होगा डेड जोन, ठीक है। और 10th पॉइंट यहां पे भी लिखता हूं या फिर यहां पे लिखता हूं मैं डेड टाइम, डेड टाइम। तो अब ये डेड जोन और डेड टाइम है क्या भाई? तो देखो, सपोज करो कि अब ये 5 एम्पियर का करंट आप मेजर करने वाले हो, ट्रू वैल्यू है 5 एम्पियर की, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट लिए आप 0 से 10 एम्पियर का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, 0 से 10 एम्पियर का इंस्ट्रूमेंट लिए आप। ये एक एमीटर है, एक एमीटर है जिसका रेंज है 0 से 10 एम्पियर तक का उसका रेंज है। और अब आप ट्रू वैल्यू मेजर कर रहे हो 5 एम्पियर की, पर अगर आप इसमें से 5 एम्पियर के बजाय इस मीटर में से आप कितना पास कर रहे हो? सपोज करो आप पास किए
इस मीटर में से, ये हो गया हमारा मीटर, एमीटर, और यहां से आप पास किए 0.0001 एम्पियर। ठीक है, एकदम माइन्यूट करंट मेजर कर पाए कि नहीं। ठीक है, पास किए तो ये कुछ रीडिंग आएगा कि नहीं, देखा जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको जैसे ही पास किए, हो सकता है कि इतने कम वैल्यू को ये जो एमीटर है ना, कुछ आपका डिफ्लेक्शन शो ही ना करे। मतलब कि भले ही आप इतना कम कुछ करंट पास किए इंस्ट्रूमेंट एमीटर में, पर वो डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, कुछ आपका शो ही नहीं किया। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपने करंट तो पास किया, भले ही कम था पर करंट तो पास किया, पर आपके आउटपुट में कुछ वैल्यूज नहीं आ रहा था, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो इस जब तक के मैं अब वैसे ही इसको, इस करंट को अगर मैं बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, 0.001 कर देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तब भी क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, अभी भी इसको नहीं मेजर कर पा रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 0.01 कर देता हूं, तो अभी भी अगर मान लो कि कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है आउटपुट में, मतलब कि मेजर ही नहीं कर पा रहा है, उस केस में जब तक कि हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं और हमको आउटपुट में कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा डेड जोन होगा। मतलब कि इनपुट की वो सारी वैल्यूज जहां पर हमको आउटपुट में कुछ भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, वो हमारी क्या होगी, डेड जोन होगी। मतलब कि इतने से इतने जोन तक हमको कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। डेड टाइम क्या होगा, अब जब तक कि मैं इस इनपुट्स को अप्लाई कर रहा हूं, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जा रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, एकदम से आप 5 एम्पियर तो नहीं दे दोगे ना करंट को, तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे रीडिंग्स को बढ़ाते जा रहे हो। अब 0.1 करोगे, फिर 1 एम्पियर करोगे, 2 एम्पियर करोगे, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करके पहुंचोगे। ठीक है, तो अब आप करंट को बढ़ाते गए, थोड़ा सा बढ़ाए, तो आप देखें कि आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। भले मैं थोड़ा सा करंट तो पास कर रहा हूं, पर डिफ्लेक्शन तो आना चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा, तो वो डेड जोन हो गया। अब जब तक कि आप घुमाते जा रहे हो अगर नॉब को और थोड़ा सा बढ़ा दिए, एक ऐसी वैल्यू आएगी करंट की जब आपका आउटपुट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। उस केस में जितना टाइम लगा उसको जीरो से डिफ्लेक्ट होने में, मतलब कि जब तक कि आप वैल्यूज करंट की बढ़ाते जा रहे थे तब तक डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, पर एक पॉइंट पे आ गया, तो जिस टाइम से आप करंट बढ़ाना चालू किए थे, तो उस पॉइंट से लेकर जहां पे डिफ्लेक्शन आया, उस पॉइंट तक जो टाइम होगा वो हमारा डेड टाइम होगा। मतलब कि वहां तक हमको आउटपुट में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला, राइट। तो ये हमारा डेड टाइम हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ इनपुट for which there is no output ठीक है, और ये क्या है, इट इज द टाइम required by an instrument to start to respond। ठीक है, और 11 पॉइंट यहीं पे एक बार लिखता हूं मैं, थ्रेशोल्ड, यहां पे आप लिख सकते हो, इट इज द minimum input for which the output can be measured, राइट। तो अगर मैं इसको फिगर से डिनोट करूं आपके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इनपुट अगर मैं देख रहा हूँ, इस पॉइंट से इनपुट को वेरी कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये इनपुट आपका इनपुट की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ, पर सपोज करो इस पॉइंट तक, इनपुट की ये पॉइंट तक आपका आउटपुट कांस्टेंट था, मतलब कि 0 था। पर जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा, इनपुट को मैं बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही इस पॉइंट पे लाया,
तो आपका आउटपुट भी डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। अब आपका आउटपुट भी आने लग गया, मतलब कि क्या, ये आपका आउटपुट हो गया। तो उस केस पे जहां पे यहां से यहां तक, जहां पे यहां से यहां तक, जब आपका यहां से यहां तक जब आपका आउटपुट जो था, आउटपुट जो था ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ये तो यहां से यहां तक जहां पे आपका आउटपुट 0 था, ये आपको क्या बोलेंगे हम, इतना, यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेड टाइम। इतने टाइम तक आपका आउटपुट डेड था। और अगर देखोगे तो यहां से यहां वैल्यू, मतलब कि इस वैल्यू से लेके यहां तक, मतलब कि क्या, ये जो वैल्यू है, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, उतनी हाइट, मतलब कि इनपुट की वो वैल्यू तक जहां पे आपका आउटपुट स्टार्ट किया डिफ्लेक्ट करना, मतलब कि वो वहां से आपका मैक्स, इट इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ इनपुट फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। तो इस रेंज तक आपका कोई आउटपुट नहीं था, तो उसको मैं बोलूंगा डेड जोन। और जस्ट इसके बाद थोड़ा सा आउटपुट में, अगर थोड़ा सा इनपुट को और बढ़ाता हूं और आउटपुट मेरा मेजर होना स्टार्ट हो जाता है, उस केस में मैं लिखूंगा मिनिमम इनपुट फॉर विच द आउटपुट कैन बी मेजर्ड। तो यहां पे आपका कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा, राइट, ये थोड़ा सा थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो ये जनरल एकदम एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाया, ठीक है। तो ये आपका डेड टाइम हो गया, इतना टाइम लगा आपको आउटपुट को डिफ्लेक्ट होने में, ये इतना हाइट आपका इनपुट का चाहिए था आपके आउटपुट को डिफ्लेक्ट होने के लिए, और ये जो टाइम था, मतलब ये टाइम डेड टाइम था, और ये जो मिनिमम वैल्यू था इनपुट का जहां से आपका आउटपुट मेजर होना स्टार्ट हुआ, वो आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट था, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब मैं लास्ट पॉइंट लेता हूं, आपका बेसिक सा है वो आपका, इसको मैं लिख सकता हूं 12th पॉइंट, आप इसको लिख सकते हो जीरो ड्रिफ्ट एंड स्पैन ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज द कांस्टेंट एरर और शिफ्ट इन द कैलिब्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं यहां पे, तो आप देख सकते हो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका इनपुट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका इनपुट हो गया। तो यहां पे अगर आप सोचो कि ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका सपोज करो ये एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए था, मतलब कि क्या, ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता, ठीक है, ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता, पर आपका कुछ रीजंस के कारण ऐसा हुआ कि ये कैरेक्टरिस्टिक आने के बजाय ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट मतलब कि क्या, ये देखो ये जो जीरो था वो आपका शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहां पे शिफ्ट हुआ है तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ है तो ये आपका जीरो ड्रिफ्ट कहलाएगा, ये, ठीक है। वैसे ही अगर स्पैन ड्रिफ्ट की बात करूं, तो अगर ये आपका डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक था, अगर आपको ये चाहिए था कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअल में यही होना था डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पर कुछ रीजन के कारण आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा शिफ्ट होके कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। ये हो गया अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू स्पैन ड्रिफ्ट, ड्यू टू स्पैन ड्रिफ्ट, तो ये आपका स्पैन ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ये जीरो ड्रिफ्ट, ये स्पैन ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट में क्या होगा, जीरो शिफ्ट हो जाएगा, स्पैन ड्रिफ्ट में क्या होगा, पूरा कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मैंने सब एग्जांपल दे दिया आपको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं, तो किसी भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या चीज क्वालिटीज चाहिए कि वो एक्यूरेट हो। तो आप यहां पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो, फॉर एनी गुड इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी,
ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और वैसे ही क्या लिख सकते हो आप, डेड जोन, डेड ड्रिफ्ट, सॉरी डेड जोन और डेड टाइम, ठीक है, और हिस्टेरिसिस एरर या कोई भी एरर आर अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये सब आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने डेफिनेशंस बता दिया, ये डेफिनेशन ओरिएंटेड था। आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे ना तो आप आराम से कुछ भी आपके बारे में कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप आराम से ऑप्शंस को टिक कर पाएंगे। तो अब मैं चलता हूं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।